तो फाइनली आप सभी साथियों को जय हिंद। तो जितने भी साथी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस बार की वैकेंसी जो काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि पोस्ट आपकी होगी करीब 21,391 पोस्ट पे भर्ती निकल के आ रही है। तो जितने भी छात्र इस फॉर्म को फिलअप किए हैं और भर्ती के लिए बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उन सभी के लिए हमारे द्वारा लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और अगर आप इन 50 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एज इट इज आपकी 100% गारंटी कि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमारे सेट से देखने के लिए मिलेगा वो 70 to 80% क्वेश्चन आपको इसी सेट से देखने के मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते आप पूरी अच्छे तरीके से आप 50 सेट को कंप्लीट रिवाइजिंग कर लेते हैं तो। और अभी जो सेट है, ये जो सेट है, अगर आप इस सेट को इसमें 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इस 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसी सेट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो बनाया गया है ये आपका प्रीवियस पेपर को देखते हुए, और हाँ इस बार का जो सिलेबस में कुछ नया ऐड हुआ है और जो भी आपका नया पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे आपका जो भी एनसीईआरटी बुक से। तो अगर आपने टेंथ और 9th का एनसीईआरटी अगर पढ़ा है तो आपको नहीं पढ़ा है तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन सभी से आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अगर इस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 70 to 80% क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, आपको इसी वीडियो कवरेज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो और सभी क्वेश्चन को बारीकी से डिटेल्स में जानते हैं। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है। तो इस काल में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्राचीन कालीन इतिहास, एंड सेकंड ऑप्शन है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो सका, और सी नंबर ऑप्शन है वह समय जिसका ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा उपलब्ध हो, एंड डी ऑप्शन है आपका नवकालीन इतिहास। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे काल को कहते हैं, जिस काल में हमें क्या है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। जैसे कि उस टाइम हमको जो मिला था जानकारी, उस टाइम हमें मिट्टी का बर्तन वगैरह, खिलौना वगैरह इस टाइप का आपका उल्लेख जो खनन में जो भी मिला था, तो ये भी सामान सब मिला था। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल, और जैसे कि बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इस काल में क्या होता है, तो लेखन कला के बावजूद भी लेख जो है पढ़ा नहीं गया था, क्योंकि इस लेख जो भी लिपि इस प्रकार की लिपि लिखी गई थी जिससे कि अपढ़नीय टाइप का था, तो इसे भी नहीं पढ़ सका। बाकी बात जो ऐतिहासिक काल तो था, उस काल की लिपि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल में ही हम लोग इतिहास के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बाकी जो है ये प्रागैतिहासिक काल में जो होगा, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वास्को डी गामा यात्री था, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो वो हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेन, एंड सेकंड ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, एंड थर्ड पुर्तगाल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ के निवासी थे, तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। एंड चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए भारतीय संविधान में कितने वर्षों तक, आप यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में कितने वर्षों तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष, एंड बी ऑप्शन है आपका 8 से 12 वर्ष, एंड सी ऑप्शन है आपका 8 से 14 वर्ष, एंड डी ऑप्शन है आपका 6 से 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आपका दिया जाता है। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेयरमैन, एंड सेकंड ऑप्शन है आपका महापौर, एंड सी ऑप्शन जो होगा वो आपका है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एंड डी ऑप्शन आपका सरपंच। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है महापौर। तो ये आपका नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र, यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना। तो आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसके बाद चलिए, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका कि
यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द विशेषताएं जोड़ी गई थी। मतलब कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। जैसे कि हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो फर्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्षता, एंड बी ऑप्शन है आपका गुप्त मतदान, सी ऑप्शन है गणराज्य, एंड डी ऑप्शन है आपका संप्रभुता। तो 42वें संविधान को, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे बेसिकली। एक था समाजवादी शब्द, एक था आपका धर्मनिरपेक्ष, और एक था आपका ये अखंडता। तो आपकी 3 शब्द बेसिकली जोड़े गए थे इसमें। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे होगा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, मित्रता है, बी ऑप्शन है सांप्रदायिकता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, एंड सी ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता, एन है नैतिकता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा सांप्रदायिक के का अर्थ है कि धर्म के आधार पर सामाजिक का विभाजन करना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। देखिए कि 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी थी। तो 2011 के अनुसार से महिलाओं की जो साक्षरता प्रतिशत थी, तो वो आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपकी 65%। तो 2011 में लगभग 65% जो है महिलाएं साक्षर थी। एंड चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, एंड बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड डी ऑप्शन है ए ओ होम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पढ़े होंगे तो ये पता होगा, ए ओ होम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप चुनाव की सबसे छोटी इकाई, तो आप जानते हैं चुनाव की सबसे छोटी इकाई ये तो ग्राम पंचायत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। तो 11 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए आप सभी को पता होगा सुरक्षा परिषद जो है इसमें जो है जिसे यूएनओ बोलते हैं हम, उसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। जैसे कि भारत ने भी 21-22 में लगभग ने 2 साल की सदस्यता ली थी, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य मेंबर सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का ए नंबर। तो उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद, एक क्वेश्चन है आपका, भारतीय की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन जो है भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो फर्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड बी ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, डी ऑप्शन है आपका गोविंद बल्लभ पंत। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये जो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उनके स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे। तो पहले ऑप्शन हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, एंड सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मार्शल टीटो, एंड डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नल नासिर। तो ये तो जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे, और आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ये भी तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनजीर भुट्टो। ये जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे व्यक्ति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कारणों के आधार पर भारत, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 होगा, किन कारणों के आधार पर भारत में कोई भी व्यक्ति मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो देखिए मतदान का प्रयोग तब नहीं कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, अवयस्क, विकलांगता। तो देखिए ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप मानसिक रूप से
विकृत हैं तो आप जो है आप इस चुनाव मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में अभियुक्ति को दी गई फांसी का सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। तो जिन किसी को अगर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उनको एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, जो कि है भारत के राष्ट्रपति। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति जो हैं यही एकलौते व्यक्ति होते हैं जो कि किसी के भारतीय लास्ट जो है फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चन होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनवेल ने स्टॉप एक्ट को किस वर्ष पारित किया था। तो स्टॉप एक्ट फर्स्ट ऑप्शन है 1765, फिर है 1765, दो ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, एंड सी ऑप्शन है 1766 एंड डी ऑप्शन है 1767। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 हो जाएगा आपका। ए या बी किसी को भी लगा लो। अगर आप देखिए एग्जाम हॉल में जब फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे अगर ए है तो ए ही लगाना, कि दो क्वेश्चन मैच कर जाता है दो ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही आपको लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका 17। यहाँ पर देख सकते हैं रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1920, तो 19 बी ऑप्शन है आपका 1918, सी ऑप्शन आपका 1919, डी ऑप्शन है आपका 1917। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 1919। तो 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय को किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो राजा राम जो थे वो पहला ऑप्शन है पर्दा प्रथा, एंड बी ऑप्शन है आपका बहु विवाह प्रथा, एंड सी ऑप्शन है आपका छुआछूत, और डी ऑप्शन है आपका सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो था सती प्रथा का जो है इस पर बैन किए थे, वो प्रतिबंध लगाने वाले वो पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब भारत में यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, जो कि गोवा को अपनी राजधानी वगैरह बनाए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मेडा, डी ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी ऑप्शन होगा वास्को डी गामा, एंड डी ऑप्शन है वास्को अल्मेडा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी सभी या तो कहीं ना कहीं वन विभाग में ये अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत सारे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में, खास करके बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में आपके बराबर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने का, तो आप सभी अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा कि अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात को हटा लिया गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ये है 1880, तो बी ऑप्शन है 1881, एंड सी ऑप्शन है 1882, एंड डी ऑप्शन है आपका 1889। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन दो जगह दो ऑप्शन बुक में देखने के लिए मिला था। कहीं पे हमें 1881 मिला था, कहीं पे हमको 1880 मिला था। तो आप इसे कंफर्म करके हमें कमेंट कर देंगे कि आपका कौन सा आपने याद किया है, 1880 या 81। दो ऑप्शन, बहुत सारे बुक में दो ऑप्शन ये हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सभी इसमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर, या क्योंकि मैंने खोजा था तो ये क्वेश्चन तो मैंने उठाया था एक एग्ज़ाम से, और उससे ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया था पिछले। तो आप थोड़ा देख के कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका राइट आपने लूसेंट वगैरह में अगर देखा होगा तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्यकालीन समय जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 होगा कि मध्यकालीन समय डैश से डैश शताब्दी तक माना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7वीं से 12वीं शताब्दी, बी ऑप्शन है आपका 8वीं से 16वीं शताब्दी, सी ऑप्शन है 8वीं से 13वीं शताब्दी, एंड डी ऑप्शन है 6वीं से 9वीं शताब्दी। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वीं से 16वीं शताब्दी को हम मध्यकालीन समय और शताब्दी के रूप में मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा। तो हम कौन सा क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 22 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं।
थोड़ी गड़बड़ हुई थी यहाँ पे। तो देखिए सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन से शहर से हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पटना से, बी ऑप्शन है बक्सर से, सी ऑप्शन आपका मेरठ से, डी ऑप्शन आपका झांसी से। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ शहर से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 23 होगा कि मगध, यहाँ पर आप देख सकते हो, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पटना, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन वैशाली, डी ऑप्शन राजगिरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो गई आपकी राजगिरी। तो ये जो है क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस 2014, उसके बाद वन विभाग का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था मद निषेध का, जो मद निषेध का क्वेश्चन में ये देखने के लिए मिला था आपका जो है मद निषेध परीक्षा। एंड इसके बाद देखिए वन विभाग जो हुआ था, वन विभाग के एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस ड्राइवर। तो बिहार पुलिस ड्राइवर, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये कई बार एकदम वीवीआई टू वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो ये आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो है मगध राज की जो है प्राचीनतम राजधानी होगी राजगिरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन, यहाँ मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। देखिए फंसाने के, देखिए नियोलिथिक युग में जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका भेड़ और बैल, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, तो भेड़, बैल, कुत्ता और बकरी। तो देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा कुत्ता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि सभी को पता है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इस तरह का वर्ड लगा दिए हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज करने की वजह से कुछ और भी टिक लगा सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। तो 25 क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ था? मुगल काल का पतन किस काल से शुरू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है मध्यकालीन, बी ऑप्शन है प्राचीन काल से, सी ऑप्शन है आधुनिक काल से, डी ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल से। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये जो जाएगा कि इसका जो है मुगल काल का जो पतन हुआ था ये हुआ था आपका मध्यकालीन युग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 26 हो जाएगा। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण काल, बी ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, एंड सी ऑप्शन है नवपाषाण काल, एंड डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो नियोलिथिक जो है इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को जो है नियोलिथिक का अर्थ होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस को कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 5 जुलाई को, सी ऑप्शन है आपका 5 जून को, डी ऑप्शन है आपका 5 अगस्त को। जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये जो है आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। तो आपसे जो दिवस वाले क्वेश्चन है वो ज़रूर आप देख लेंगे तो आपसे ज़्यादा बेटर होगा। दिवस वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम के लिए पॉपुलर होता है और बिहार पुलिस के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 28 होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का घटक कौन कौन है, पहले वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हवा, वन, बांध और जल। देखिए ए नंबर ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण प्राकृतिक नेचर से जुड़ा हुआ है, हवा, वन भी इस प्रकार से नेचर से है, बांध, और देखिए यहाँ पर जल एक पर ये भी एक नेचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन बांध जो है ये मानव जनित, ये हम लोग मानव द्वारा बनाया गया होता है, तो ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए थे, अभी जो है क्या होगा कि क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। तो आंसर बताएंगे, आप गैस कर लें, 2-3 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो देखिए आंसर करने से आपका जल्दी फटाफट रिवीजन हो पाएगा, ऐसे में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिस्थितिकी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 होगा।
तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है। तो जलप्रपात का जो है, जलप्रपात का निर्माण जो है वो होता है बेसिकली, आपका राइट आंसर हो जाएगा नदियों के द्वारा। तो नदी के द्वारा ही जलप्रपात का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा। 31 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है। तो देखिए भूकंप की जहाँ उत्पत्ति होती है वो होती है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूकंप केंद्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 होगा। 32 हम देखते हैं, तो ज्वालामुखी का मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के मुख को जो है हम लोग क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं हम ज्वालामुखी के मुख को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 होगा। 33 का निम्न में कौन से पुनर्नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सौर ऊर्जा। ये जो है पुनर्नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यहाँ पे सॉरी नहीं है लिखा हुआ है, पुनर्नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे तो इसके अनुसार से होना चाहिए वन्य प्राणी लोएस्क 1। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वन प्राणी होना चाहिए। तो वैसे आप देख के कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 होगा। 34 देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसका तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो है देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो होगा वो तो गुजरात है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। ये रहा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 होगा। 35 में क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35 का राइट आंसर होगा वन और पशु सूक्ष्म जीव, तो इनमें से कुछ भी अगर है तो वो जैविक संसाधन के उदाहरण में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर वन है तो वन होगा, ये जो है जैविक संसाधन के एग्जाम्पल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 36। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वो क्या है। तो कॉटन पॉलिश के नाम से जो जाना जाता है वो शहर है आपका मुंबई होगा। तो मुंबई शहर को कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 होगा। 37 है जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वो है कौन। तो ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का हाथी। तो हाथी जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण में है। वैसे सफ़ेद बाघ भी है यहाँ पर, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा। तो ये केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 देखिए क्वेश्चन की भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं। तो भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 होगा। 39 देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सी नदी जो है निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती है। निम्न में कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनती है। निम्न में से इनमें से क्या जो है वो नदी के निक्षेपण द्वारा बनती है। तो देखिए नदी का निक्षेपण एक आपसे अपवर्दन पूछा जाएगा। तो अपवर्दन में जैसे कि होगा गर्तिका हो गया, कैनियन हो गया, भी आकार की जो घाटी बनती है वो नदी के अपवर्दन द्वारा बनाए जाते हैं। तो नदी के जो निक्षेपण होते हैं, निक्षेपण में क्या होता है गाद को कहीं ला के जमा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका वो है, हम कह सकते हैं कि डेल्टा का निर्माण आपका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 होगा। तो 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो देखिए जुड़वा खनिज जो होगा वो आपको सीसा और जास्ता को कहा जाता है जुड़वा खनिज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था कहाँ पे। देखिए इसका राइट आंसर सभी को बताइए, आपका हो जाएगा रंगून में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 होगा। 42 है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होने वाला है, तो जिब्राल्टर जल संधि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 43 सिजगी क्या है। तो देखिए वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। तो सिजगी बेसिकली होता क्या है।
जिसे युक्ति वियुक्ति बोलते हैं हम। तो सिजगी जो है ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधे रेखा में जब आते हैं तो उसे हम सिजगी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 होगा। तो 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजा जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो राजा हर्षवर्धन की जानकारी के लिए उस टाइम जो है वो कौन थे, वो बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन की जानकारी के विषय में वो था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 होगा। 45 को क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध साहित्य लिखा गया था। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो ये ऑप्शन राइट आंसर पाली भाषा में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। एलिफेंटा में चट्टानों को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस निर्मित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिफेंटा में जो बनते थे तो वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ये ऐसा मंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 47 हो जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा आपका 47 का राइट आंसर आई थिंक बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि। हाँ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 होगा। 48 का है राज्यसभा के सभापति जो हैं वो, इसमें से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, आपको इनमें से ऑप्शन को पढ़ के देखना है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। बी ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 49। 49 जो कह रहा है मृग तृष्णा बनाने का कारण क्या है। तो मृग तृष्णा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस सेट में आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह का आपका करीब जो है इस तरह के जो है टोटल आपका यहाँ पर देखते हैं टोटल आपकी कितनी 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। और इस 50 प्रैक्टिस सेट में आपके जो एग्जाम में 70 to 80% आपको क्वेश्चन एज इट इज इसी आपको प्रैक्टिस सेट से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको डेली का एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है निम्न में कौन सा शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे जो बसा शहर है वो है खारतूम, आपका राइट आंसर। तो सीरीज कैसा लगा वो कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम फिर नए मिलते आपका प्रैक्टिस सेट 2 में मिलेंगे फिर से, और फिर से उसी तरह का आपका जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा 50 क्वेश्चंस। तो अगर आप पूरी तरह से, मैंने जैसे ही पहले बताया था कि आप पूरी तरह से ये 50 सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। तो जय हिंद।